जय हिंद। अकबर के बारे में हम बात कर रहे थे। अकबर की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे अकबर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में और पढ़ेंगे अकबर के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकबर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। ये जो अकबर का रेन देखने को मिला, इट वॉज रिच इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अकबर के रेन के दौरान बहुत सारे इंडिजीनियस आर्ट स्टाइल्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। बहुत सारे इंडिजीनियस आर्ट स्टाइल्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। और अकबर के रेन के दौरान ये जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, इसमें आमतौर पे सैंडस्टोन का यूज़ देखने को मिलता था, आर्चेस का यूज़ देखने को मिलता था। आर्चेस का मतलब क्या होता है? कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बुलाया जाता है आर्चेस। तो एक तो आमतौर पे सैंडस्टोन का यूज़ देखने को मिलता था और दूसरा आर्चेस का यूज़ देखने को मिलता था। डेकोरेशन के लिए बोल्डली कार्व्ड या फिर इनलेड पैटर्न्स का यूज़ देखने को मिलता था और इंटीरियर्स के डेकोरेशन के लिए ब्राइट कलर्स को यूज़ किया जाता था। अकबर ने अपने रेन के दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनवाए। जैसे अकबर ने आगरा फोर्ट को बनवाया। ये जो आगरा फोर्ट है ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसके अलावा अकबर ने फतेहपुर सीकरी को स्टैब्लिश किया, सिटी ऑफ विक्ट्री भी जिसे बुलाया जाता है। फतेहपुर सीकरी नाम का शहर अकबर ने आगरा के पास में बसाया। और ये जो फतेहपुर सीकरी है इसकी सबसे सिग्निफिकेंट बिल्डिंग है जामा मस्जिद। और ये जो जामा मस्जिद है इसका जो एंट्रेंस है, इसका जो गेटवे है, उसी को बुलंद दरवाज़ा बुलाया जाता है। ये जो बुलंद दरवाज़ा है ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और इसकी हाइट लगभग 176 फीट है। ये जो बुलंद दरवाज़ा है इसको अकबर ने अपनी एक विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था। किसके ऊपर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए अकबर ने बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फतेहपुर सीकरी के अंदर कुछ अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी देखने को मिलती हैं। जैसे जोधाबाई का पैलेस देखने को मिलता है, पंच महल देखने को मिलता है, दीवाने खास देखने को मिलता है, दीवाने आम देखने को मिलता है और शेख सलीम चिश्ती का टूम देखने को मिलता है। ये सारी अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी फतेहपुर सीकरी के अंदर ही देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अकबर ने अपना खुद का टूम प्लान किया था सिकंदरा के अंदर। सिकंदरा एक जगह है आगरा के पास में। सिकंदरा के अंदर अकबर ने अपना खुद का टूम प्लान किया था। लेकिन ये जो टूम है इसको कंप्लीट कौन करवाएगा? इसको कंप्लीट जहांगीर करवाएंगे। अकबर ने गोविंद देव का एक टेम्पल भी प्लान किया था। गोविंद देव का टेम्पल कहाँ पे प्लान किया था? वृंदावन में प्लान किया था। और इसके अलावा अकबर ने आगरा फोर्ट के अंदर जहांगीरी महल को भी बनवाया था। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स अकबर ने बनवाए। जैसे अकबर ने आगरा फोर्ट को बनवाया, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को स्टैब्लिश किया। और ये जो फतेहपुर सीकरी है इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो है जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद का जो गेटवे है उसको बुलंद दरवाज़ा बुलाया जाता है। ये जो फतेहपुर सीकरी है इसमें कुछ अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी देखने को मिलती हैं। जैसे जोधाबाई का पैलेस है, पंचमहल है, पंचमहल के अलावा दीवाने खास है, दीवाने आम है और शेख सलीम चिश्ती का टुम्ब भी फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है। अकबर ने अपना खुद का टुम्ब भी सिकंदरा में प्लान किया था, लेकिन इसको कंप्लीट किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। अकबर ने गोविंद देव का टेम्पल भी प्लान किया था, कहाँ पे? वृंदावन में। और अकबर ने आगरा फोर्ट के अंदर जहांगीरी महल को भी बनवाया। ये जो अकबर का रेन देखने को मिलता है इसके दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्स्ट और रिलीजियस टेक्स्ट को कमीशन किया गया। जैसे महाभारत और रामायण का जो पर्शियन वर्जन है उसको मिनिएचर फॉर्म में अकबर के रेन के दौरान ही प्रोड्यूस किया गया। एक निजामुद्दीन पानीपती हुआ करते थे। ये जो निजामुद्दीन पानीपती हैं इन्होंने योग वशिष्ठ को ट्रांसलेट किया था 1597 में। इनफैक्ट रिलीजियस और लिटरेरी टेक्स्ट के साथ साथ अकबर ने एक्सेसिवली फोकस किया पेंटिंग्स के ऊपर और पेंटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया गया इंपीरियल कारखानाज में। और अकबर के रेन के दौरान ये जो पेंटिंग्स हैं इनमें यूरोपियन स्टाइल का भी इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है हमजनामा। ये जो हमजनामा है इसमें लगभग 1200 पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। अकबर के रेन के दौरान इनफैक्ट ये कहें कि मुगल एम्पायर के दौरान पर्शियन लैंग्वेज को वाइडली यूज़ किया जाता था। पर्शियन बेहद पॉपुलर लैंग्वेज हुआ करती थी। कई इंपॉर्टेंट लोग पर्शियन में बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे। जैसे अबुल फजल ने
एन ए अकबरी को लिखा। एन ए अकबरी या इसको अकबरनामा भी बुलाया जाता है। एन ए अकबरी को किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। अबुल फजल अकबर के कोर्ट में देखने को मिलते थे। अबुल फजल के अलावा उत्बी और नाजरी ये दोनों भी अकबर के कोर्ट में देखने को मिलते थे। अबुल फजल के एक भाई थे अबुल फैजी। ये जो अबुल फैजी हैं ये भी अकबर के कोर्ट में देखने को मिलते थे। और अबुल फैजी ने रज़्मनामा को लिखा। रज़्मनामा क्या है? महाभारत का ट्रांसलेशन है इनटू पर्शियन। और अबुल फैजी के अलावा अब्दुल कादिर बदौनी, ये जो अब्दुल कादिर बदौनी है इन्होंने किताब उल त्वारिक को लिखा। किताब उल त्वारिक को अब्दुल कादिर बदौनी ने लिखा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी वो अकबर के पीरियड के दौरान ही ऑपरेट कर रहे थे, वो अकबर के पीरियड के दौरान ही लिख रहे थे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रहनी चाहिए। ये तो हमने रिवाइज कर ही लिया। बाकी इतना याद रखो, हमज़नामा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसमें लगभग 1200 पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। अबुल फजल इन्होंने एन ए अकबरी को लिखा। अबुल फजल के अलावा अबुल फैजी इन्होंने रज़्मनामा को लिखा। अब्दुल कादिर बदौनी इन्होंने किताब उल त्वारिक को लिखा। और तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा वो अकबर के पीरियड के दौरान ही ऑपरेट कर रहे थे, फंक्शन कर रहे थे। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली यहाँ तक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, अकबर के रेन के दौरान आर्ट एंड आर्किटेक्चर की कहानी क्या रही वो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। अकबर के रेन के दौरान और अकबर के बाद जो भी मुगल एम्पायर देखने को मिला उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिला वो हैविली इन्फ्लुएंस्ड हुआ करता था सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से और शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके बहुत सारे फीचर्स अकबर और उसके बाद के मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में देखने को मिलते हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था ये हाईली सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था। टॉप पे कौन बैठता था? टॉप पे एम्परर बैठता था और सारी पावर एम्परर के हाथ में होती थी। जो एम्पायर की टेरिटरीज हुआ करती थी उनको वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड्स में डिवाइड किया जाता था। जैसे एक जागीर हुआ करती थी, ये जो जागीर हुआ करती थी ये दी जाती थी मनसबदार्स को। जागीर के अलावा एक खाली सा लैंड हुआ करती थी। खाली सा लैंड ऐसी लैंड होती थी जिससे जितनी भी इनकम होती थी वो सीधे सीधे रॉयल एक्सचेकर में जाया करती थी। और खाली सा लैंड के अलावा एक इनाम लैंड हुआ करती थी। इनाम लैंड ऐसी लैंड होती थी जो कि रिलीजियस मैन को दी जाती थी, जो कि लर्नेड मैन को दी जाती थी। तो एम्पायर की टेरिटरी को वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड्स में डिवाइड किया जाता था। जैसे एक जागीर हुआ करती थी, जागीर वो ज़मीन जो कि मनसबदार को दी जाती थी। दूसरी खाली सा लैंड हुआ करती थी, वो ज़मीन जिसकी जितनी भी इनकम है वो सीधे सीधे रॉयल एक्सचेकर में जाया करती थी। और तीसरी इनाम लैंड, ऐसी लैंड जो कि रिलीजियस मैन को दी जाती थी। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था इसके टॉप पे एम्परर हुआ करता था। एम्परर यूज्ड टू बी द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनफैक्ट एम्परर के हाथ में सारी पावर हुआ करती थी, किसको अपॉइंट करना है, किसको हटाना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, कब कौन सा लॉ लेके आना है, वो सब किसके हाथ में होता था? इवेंचुअली एम्परर के हाथ में हुआ करता था। एम्परर के नीचे एक वजीर देखने को मिलता था। ये जो वजीर है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल हुआ करता था। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स जो हैं वो वजीर के अंडर फंक्शन किया करते थे। ये जो वजीर है ये प्रिंसिपल लिंक के तौर पे काम करता था बिटवीन द एम्परर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। बाबर के रेन के दौरान और हुमायूं के रेन के दौरान वजीर जो है उसके पास में अच्छी खासी पावर्स हुआ करती थी। लेकिन जब हुमायूं पास हुए तो बैराम खान रेजेंट बने अकबर के, और जब बैराम खान रेजेंट बनेंगे, वजीर बनेंगे, तो ये अनलिमिटेड पावर को एंजॉय करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अकबर जो है वो वजीर की पावर्स को कर्व करने की शुरुआत करेगा
और सबसे पहले अकबर ने क्या किया, अकबर ने वजीर के हाथ में जो फाइनेंशियल पावर्स हुआ करती थी वो छीन ली, और जैसे ही फाइनेंशियल पावर्स चली जाएंगी तो ये जो वजीर का ऑफिस है ये सब्सटेंशियली वीक हो जाएगा। ये जो फाइनेंशियल पावर्स हैं ये वजीर से छीन ली जाएंगी और इनकी जगह पे एक दीवान अपॉइंट किया जाएगा, या जिसको दीवाने आला भी बुलाया जाता है। दीवान ऐसा इंसान होता था जो कि रेवेन्यू अफेयर्स में एक्सपर्ट हुआ करता था, और अब दीवान का काम होता था एम्परर को एडवाइस करना, दीवान का काम होता था सभी ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स को इंस्पेक्ट करना। वजीर अभी भी है लेकिन वजीर की पावर को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया गया है। वजीर की जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो उससे ले ली गई हैं और किसको दे दी गई हैं, दीवान को दे दी गई हैं, और दीवान जो है वो अब रूलर को एडवाइस करता था रेवेन्यू मैटर्स में। दीवान जो है वो सभी ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स को इंस्पेक्ट करता था। वजीर के अलावा एक मीर बख्शी देखने को मिलता था। ये जो मीर बख्शी है ये हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। मीर बख्शी जो है वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हुआ करता था, और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होने के साथ साथ नोबल्टी का भी हेड हुआ करता था और इंटेलिजेंस का भी हेड हुआ करता था। इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो बरीत्स देखने को मिलते थे। बरीत्स बेसिकली इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हुआ करते थे, और बरीत्स के अलावा वाकिया नवीज देखने को मिलते थे। वाकिया नवीज जो हैं वो न्यूज़ रिपोर्टर्स हुआ करते थे, और इंटेलिजेंस में न्यूज़ रिपोर्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। तो मीर बख्शी जो है वो हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, हेड ऑफ नोबल्टी हुआ करता था, हेड ऑफ इंटेलिजेंस हुआ करता था। बरीत्स इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हुआ करते थे, और वाकिया नवीज जो हैं वो न्यूज़ रिपोर्टर्स हुआ करते थे। मीर बख्शी के अलावा मीर समन देखने को मिलता था, और मीर समन जो है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड एंड रॉयल कारखानाज हुआ करता था। रॉयल हाउस होल्ड और रॉयल कारखानाज का जो ऑफिसर इंचार्ज हुआ करता था उसे मीर समन बुलाया जाता था। चीफ काजी होता था। चीफ काजी जो है वो हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट होता था। ये जो चीफ काजी होता था इसका काम होता था शरीयत के लॉज को प्रोटेक्ट करना, और ये जो चीफ काजी है ये जिम्मेदार होता था फॉर ऑल चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडाउमेंट्स। जो भी चैरिटेबल या रिलीजियस एंडाउमेंट्स होते थे, जो भी चैरिटी के तौर पे पैसा दिया जाता था, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी, चीफ काजी की होती थी। और चीफ काजी के अलावा एक मुतासिब हुआ करता था। मुतासिब बेसिकली सेंसर ऑफ पब्लिक मॉरल्स हुआ करता था। मुतासिब का काम होता था ये एंश्योर करना कि जो पब्लिक है वो मोरालिटी के रूल्स को इन जनरल ऑब्जर्व करे, इन जनरल फॉलो करे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का वो कैसा दिख रहा है, सबसे ऊपर एम्परर बैठा हुआ है। एम्परर के नीचे जो सबसे पावरफुल इंसान है वो वजीर है, और फिर वजीर के नीचे बहुत सारे और ऑफिसर्स फंक्शन कर रहे हैं, जैसे एक मीर बख्शी देखने को मिल रहा है, एक मीर समन देखने को मिल रहा है, एक काजी देखने को मिल रहा है, और एक मुतासिब देखने को मिल रहा है। ये बेसिक तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, इसको दिमाग में रखना। अच्छा, अकबर के रेन के दौरान प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस तरीके की दिखाई देती थी। देखो, मुगल एम्पायर को अकबर ने 12 सूबाज में डिवाइड किया था, 12 सूबाज या फिर 12 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। कौन कौन सी 12 प्रोविंसेस हुआ करती थी, इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, बिहार, अहमदाबाद, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मालवा और मुल्तान। इनिशियली मुगल एम्पायर को अकबर ने 12 प्रोविंसेस में या फिर ये कहें कि 12 सूबाज में डिवाइड किया, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे एम्पायर एक्सपेंड करेगा वैसे ये जो नंबर ऑफ सूबाज हैं, ये जो नंबर ऑफ प्रोविंसेस हैं वो इंक्रीज होकर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये कैसी दिखती थी, सूबा हुआ करता था, पूरा जो एम्पायर है उसको डिवाइड कर दिया गया सूबाज में। सूबा मतलब प्रोविंस। ये जो सूबा है इसको एडमिनिस्टर करने का काम किसका होता था, सूबेदार का होता था, सूबेदार या फिर गवर्नर का होता था। सूबा के नीचे सरकार या फिर डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते थे, और ये जो सरकार हुआ करते थे इनमें एक फौजदार हुआ करते थे। ये जो फौजदार नाम का ऑफिशियल है इसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और एक अमल गुजर नाम के ऑफिसर हुआ करते थे। ये जो अमल गुजर हुआ करते थे इनका काम होता था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना और लैंड का असेसमेंट करना। सबसे ऊपर सूबा, और ये जो सूबा है ये किसके अंडर है, ये सूबेदार के अंडर है। सूबा से नीचे सरकार या फिर डिस्ट्रिक्ट, ये जो सरकार है इसमें फौजदार देखने को मिल रहे हैं जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और इसमें अमल गुजर देखने को मिल रहे हैं जिनका काम है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ये जो सरकार है इसके नीचे परगनाज देखने को मिलते थे, सब डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते थे, और ये जो परगनाज हैं इनमें शिकदार हुआ करता था। शिकदार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था। कुनंगो होता था, कुनंगो का काम होता था लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना,
और कोतवाल्स होते थे। कोतवाल्स का काम होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ये जो सरकार है इसके नीचे परगनाज देखने को मिलते थे, सब डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते थे, और परगनाज में शिकदार देखने को मिलते थे। शिकदार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करते थे। कुनंगो देखने को मिलते थे। कुनंगो का काम होता था सभी लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, और कुनंगो के नीचे कोतवाल्स देखने को मिलते थे। कोतवाल्स जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज हुआ करते थे। ये जो परगनाज हैं इनके नीचे विलेज देखने को मिलते थे, और विलेज के हेडमैन को क्या कहा जाता था? मुकद्दम कहा जाता था। विलेज का जो हेड होता था उसको मुकद्दम बुलाया जाता था। और विलेज में पटवारी देखने को मिलते थे। पटवारी का काम क्या होता था? जो भी विलेज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते थे उनको मेंटेन करने का काम होता था पटवारी का। तो विलेज सबसे नीचे देखने को मिलता था, और सबसे ऊपर सूबा देखने को मिलता था। जो फोर्ट्स हुआ करते थे वो किलादार के अंडर हुआ करते थे। फोर्ट्स किसके अंडर हुआ करते थे? किलादार के अंडर हुआ करते थे। और जो पोर्ट का गवर्नर हुआ करता था उसको मुताशदी बुलाया जाता था। मुताशदी वॉज द गवर्नर ऑफ द पोर्ट। इजी और सिंपल सी बातचीत है। इजी और सिंपल तौर पे ही ये जो स्ट्रक्चर है इसको दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। डिवीजन किस तरीके का था, ये जो छोटे छोटे ऑफिसर्स हैं इनके नाम, इनके काम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ ले जाते हैं। तो बेसिक तौर पर इन चीज़ों को दिमाग में रखना। आगे अभी और हमें बात करनी है अकबर के बारे में, अगले सेशन में ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।